करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आज आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, और यह कहना भी अपने आप में गलत नहीं होगा कि लाचार और एक तरह से बेहाल जनता के सामने एक बेबस सरकार खड़ी है, क्योंकि तेल के पूरे मुद्दे पर सरकार ने एक ऐसी चुप्पी साध रखी है कि कहा जा सकता है कि मौन है सरकार। रुपया लगातार टूटता चला जा रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, सरकार है कि बेबसी का रोना रोती चली जा रही है। आखिरकार कब तक सहेगी जनता इस तरह से टैक्स का बोझ जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाकर सरकार अपनी जेब कम पैसे से भरती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप 2013 से लेकर 2018 के बीच के समय का देखें अंतराल, तो ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सुर 180 डिग्री बदल चुके हैं। और वो इसलिए कि कहां भारतीय जनता पार्टी तेल के नाम पर यूपीए सरकार की बखिया उधेड़ते थकती नहीं थी, आज तेल के नाम पर चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोलते बनता नहीं है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रोल का सबब बन गया। इस ट्वीट को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें स्पष्ट तौर से आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ती तेल की कीमत को बड़े अलग अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की। और इसमें जो ग्राफिक गलती है ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त है कि तेल की किस तरीके से वृद्धि हुई है। ये वृद्धि आप देखिए, और कैसे 2014 के आंकड़े को बहुत ज्यादा दिखाकर 2018 के आंकड़े जो कि वास्तविकता में बहुत ज्यादा है, बार चार्ट को इस तरह से प्रस्तुत किया गया, लगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कमाल कर दिया है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये ट्वीट का गड़बड़ झाला किया तो कांग्रेस पीछे कैसे रहती। कांग्रेस ने अपने हिसाब से जवाब दिया, और कांग्रेस का स्पष्टीकरण अभी आपके सामने है कि किस तरीके से कांग्रेस के समय में, यानी कि जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत क्या थी और सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां रखी थी, और अब मौजूदा एनडीए सरकार के समय क्रूड की कीमत कहां है और मौजूदा एनडीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां आसमान पर चढ़ा रखी है। तो ये अब एक तरह से ट्विटर वॉर चलता दिखाई दे रहा है जो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन बड़ा मसला यही है कि आखिरकार कब तक इस तरीके से रोती रहेगी जनता और बेबस रहेगी सरकार। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं के शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, राजीव रंजन जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, यामिनी अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के एचओडी हैं। इस वक्त हमारे साथ आप सबका स्वागत है। शुरुआत में जरा सापरा जी आपसे कर लूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम ट्वीट को ध्वस्त करने की कोशिश की है, आजकल आप बड़ा जल्दी जवाब देने लगे हैं, ये तत्परता कहां से आप दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो तत्परता जिसको आप कह रहे हैं, ये हम इसको जनता की आवाज कहते हैं। आज पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान पर हैं और रुपए के दाम जो है वो पाताल पर पहुंच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल लाचारी दिखा रही है। आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद जी की कल की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बेबसी और लाचारी दिखाती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जबकि अगर आपको याद होगा, कर्नाटका के चुनाव के समय में इन्होंने बिल्कुल 1 से सवा महीना पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं दिए थे, रोक करके रखे थे। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसी दिन शाम को 6 बजे इन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि दिखाई कर्नाटका में। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिशा भूल कर रही है और बिल्कुल लोगों को मिसगाइड करना चाह रही है। जहां तक आपने ये ट्वीट की बात की है, तो मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि अगर कांग्रेस के समय में 71 रुपए पेट्रोल था या 70 रुपए पेट्रोल था, तो क्या हम ये कहते थे कि हमने आपके इतने, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं लेंगे तो आपके 70 रुपए बचेंगे? और आज बीजेपी क्या ये कहना चाहती है कि आज अगर मुंबई के अंदर 89 रुपीज 89 रुपए हो गया है, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल नहीं डलवाया जाएगा तो लोगों के, जनता के 89 रुपए बचेंगे? क्या ये आप ट्विटर के जरिए से बताना चाहते हो? बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर मुद्दे उठाए, लेकिन अभी हमारे साथ के शर्मा जी जुड़े नहीं हैं, उनके सवाल का इंतजार मैं करता हूं। लेकिन इस बीच राजीव रंजन जी, मुझे आपसे इसका सवाल का जवाब चाहिए। आप ये बताइए कि आपकी सहयोगी दल जिसके साथ आप मिलकर साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एकदम चुप्पी साधे हुए, आप भी चुप हैं क्या?
देखिए, हमारी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि अब पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अगर नियंत्रित नहीं होंगे जी तो आम लोगों की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये लगातार 2-3 अवसरों पर हमारी पार्टी की ओर से कहा गया है, लेकिन परसों धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की चिंता से परेशान धर्मेंद्र प्रधान जी ने सरकार भी स्पष्ट तौर से कहा है कि और इस सब कुछ दिशा में अंतर्राष्ट्रीय वजहों से उनकी है, ओर से वो जरूर कोई पेट्रोल ना और कोई डीजल की कीमत पर कुछ कदम नहीं कर सकते, उठाए जाएंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। पेट्रोलियम मंत्री का स्पष्ट बयान है इस पर। इसके बाद भी आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र उसी बयान में उन्होंने कहा है कि फिर भी हमारी कोशिशें जारी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी सवाल के साथ ये भी बात कही है, लेकिन हमारा ये मानना है जी कि 2 ही स्थितियां हैं। अगर आप जीएसटी एम्बिट में लाने की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल में सभी दलों के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ 2 ही कंपोनेंट इसके हैं जिसके जरिए इस जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि डीरेगुलेट करने का फ़ायदा देश में हमारी जनता को क्यों नहीं मिल पाया। ये वाजिब सवाल है, और हम चाहे इसका जवाब जो भी दें कि आधारभूत संरचना में इस राशि का निवेश राजीव रंजन जी, वाजिब सवाल है तो आप अपने सहयोगी को क्या कह रहे हैं? ऐसे इंडिकेटर्स थे। आप सहयोगी को क्या कह रहे हैं ये तो बताइए। आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि हमने विरोध किया है जी, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस सवाल पर नहीं, हमारा ये कहना है कि हम तो कांग्रेस जैसी पार्टियों से भी कह रहे हैं कि भारत बंद के जरिए जो एक अराजकता देश में थोपने की कोशिश उन्होंने की, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं सप्रा जी, आपके भारत बंद से बड़े दुखी हैं एनडीए के लोग, अंजाम दिया है। इससे जनता की पेट्रोलियम पदार्थों के कारण जो कठिनाइयां हैं, एनडीए के लोग सप्रा जी बड़े दुखी हैं आपके भारत बंद से। ये कहीं ना कहीं ये हमको नसीहत देने चले हैं, क्यों नहीं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कांग्रेस पहल करे। जी सप्रा जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरी बात 10 सेकंड में खत्म हो जा रही है। चले हैं और मैंने ये यही ऐसी कहा पार्टी कि है ये कोई जिन्होंने नसीहत नहीं है। कुछ दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। इन दोनों के डीएनए मैच नहीं हो रहे थे, अब इनके डीएनए मैच होने लग गए हैं। तो ये जेडीयू का कोई वजूद नहीं है, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर इनको विरोध करना है तो ये खुल करके विरोध करना चाहिए, जिस तरह से शिवसेना कर रही है, जिस तरह से शिवसेना विरोध कर रही है। आप शिवसेना के जैसे भी विरोध करके दिखाइए ना। अरे आप में हिम्मत कुछ है नहीं। आज 4 साल में एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 12 समय उन्होंने सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई है। आपने कितनी बार उनका विरोध किया है? आज जो एक्साइज है वो 255% बढ़ गई है पेट्रोल पे और 455% डीजल पर बढ़ गई है, और आपकी आवाज आज तक नहीं निकली है। तो बिहार की जनता आपको देख रही है कि आप कितने। राजीव रंजन जी, जवाब बनता नहीं दिख रहा आपके पास, तो ये बात छोड़ दीजिए। वजह से आवाज थोड़ा ही निकली। आज जनता ने सामने आकर के ये बंद को कामयाब किया है। बिहार में भी बंद कामयाब हुआ है, महाराष्ट्र में भी बंद कामयाब हुआ है। आपके पास में कोई उत्तर नहीं है। कोई वजह तो होगी 132 वर्षों की पार्टी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। अच्छा चलिए, मैं जरा अनुराग भदौरिया जी को भी चर्चा में शामिल करूं। अनुराग भदौरिया जी, में बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार कहती है कि अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत हम कम नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो जनता पे अतिरिक्त भार पड़ेगा। भाई, इससे ज्यादा भार और क्या पड़ सकता है? 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महाराष्ट्र में बिक रहा है। भदौरिया जी, आपकी गोद से बाहर देश निकलने के लिए आतुर था, और फिर से आपको उस लायक जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर 2013 के, अरे जाने दीजिए 2013 के अगर इनके स्पीचेज उठा के देख लीजिए, जिसमें मोदी जी चिल्लाया करते थे कि दिल्ली सरकार निकम्मी है, उसमें सुषमा जी, स्मृति ईरानी जी और वित्त मंत्री जी, ये सब, अरुण जेटली जी साइकिलों पे चलते थे। साइकिल पे चल के रविशंकर प्रसाद जी साइकिल पे चल के विरोध जताते थे कि पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत हो गई है जी। यही रविशंकर प्रसाद जी कल कह रहे थे क्या, ये डीजल पेट्रोल की कीमत हमारे बस में नहीं है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हम जनता के साथ तो खड़े हैं, जनता का दर्द तो समझते हैं, लेकिन जनता के मलहम नहीं लगा सकते। जनता अगर दर्द से परेशान होती रहे तो हम देखते रहेंगे खड़े होके। अच्छा, परेशान है जनता, दर्द हो रहा है, बस आप चिंता खाली मुंह से जताएंगे, उसमें मल्लम नहीं लगाएंगे, जनता मर जाए चाहे। ये रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत
इंटरनल राजीव जी, इंटरनेशनल मार्केट से इससे कंट्रोल पहले हो कि रही मैं है। अरे मैं कह रहा अर्थशास्त्रियों हूं, की राय इस एक्साइज पर की जानूं, ड्यूटी, मुझे वैट सिर्फ की इतना बता एक्साइज- दीजिए कि आज एक्साइज मुखर ड्यूटी, तरीके से आप वैट विरोध क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कहते हैं कि आज जो 2013 में भाषण दिया जाता था उसके मुकाबले 2018 में चुप्पी क्यों है? किसने यहां पर मौन सरकार चला रखी है? ये डर गए हैं, देखिए, डरते हैं नरेंद्र मोदी अजय से, भाई, इसलिए चिल्ला नहीं बोल चिल्ला के पाते कह हैं। रहे हैं मुझे कि लगता है भारतीय देश के चंद ऐसे पत्रकार होंगे नहीं, जिनमें भारतीय आपका नाम जनता शुमार पार्टी को चिल्ला चिल्ला के आपने कह रहे हैं देश कि की भारतीय राजनीति जनता को पार्टी देखा है जिसने और मैं वैट बराबर ये एक्साइज कहता हूं ड्यूटी कि अगर कम जो कर दे तो उसकी परंपरागत पेट्रोल की, तरीके डीजल की हैं कीमत कम हो जाएगी। उन जो दूसरों को तरीकों ज्ञान से देते अगर थे, आप खुद नहीं मूल्य ज्ञान ले पा वृद्धि रहे को हैं। नियंत्रित कर लेंगे तो आप कर लीजिए। आपके आंदोलन की वजह से स्कूलें देखिए, बंद हो JDU के जाए, लोग तो बेचारे आपके परेशान हैं। आंदोलन JDU की वजह तकलीफ से तो हम बसों समझते के हैं। वो तो बेचारे शीशे फंस तोड़ चुके दिए हैं, उन्हें जाए, पता है कि लोगों हम को फंस गए हिंसा हैं, का इसलिए वो शिकार तो होना बोलेंगे पड़े, नहीं। ये अच्छा, तरीका बता दीजिए नहीं कि है। पेट्रोल की कीमत और ज्यादा है, एक इसके बात साथ मैं आपको खड़े हैं, कहना जिसके चाहता विरोध हूँ, में खड़े हैं। यहाँ ये अरे JDU जो प्रवक्ता अलग साहब अलग इतना बता किस्म दीजिए, डीजल के पेट्रोल की सापरा कीमत साहब और बढ़ी है, भदौरिया आम जी जनता जैसे परेशान अर्थशास्त्री है, आप बैठे उसके साथ खड़े हैं, हैं, इनके उसके अर्थशास्त्र विरोध की में खड़े वजह से उत्तर प्रदेश और देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उससे आज भी देश उभरा नहीं है। हमारा ये मानना है इसका रास्ता विमर्श है, ये राष्ट्रीय सहमति है, पॉलिटिकल मैं आपसे कंसेंसस कुछ और पूछ रहा हूं, और आप इस कुछ सवाल और को बिहार को तो मैं कह रहा हूं कि मीडिया डीजल तौर बिहार में रोज अच्छा, मुझे लगता है कम से कम दर्शकों के पास हम जरा आर्थिक विषय पर भी इसकी चर्चा कर लें। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। यामिनी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है, क्या सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर सकती? और अगर करती है तो क्या वाकई में सरकार को बहुत घाटा हो जाएगा? ये अगर कोशिश करे तो सरकार बिल्कुल नियंत्रित कर सकती है। सबसे पहले तो जो टैक्सेस लगा रखे हैं उन्हें कम करके जो है वो किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को कम कर सकती है। एक पहले सरकारें करती थी ऑयल पूल सब्सिडी देती थी जिसके अंदर जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट पर जो है पेट्रोल और डीजल को प्रोवाइड किया जाता था और वो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के खाते से आती थी। अभी भी ये सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं और अभी भी एक्साइज और बाकी के टैक्सेस को कम किया जा सकता है। जहाँ तक इस सरकार का मुद्दा रहा है, इस सरकार ने अगर आप देखें तो बहुत टाइम से यही कोशिश कर रही है कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन रखे 3% या 3.5% के आसपास, जिस फिस्कल कंसोलिडेशन की वजह से वो जो है कोशिश कर रही है कि सब्सिडीज़ को जो है कम से कम करे, और ये चाहे तो पेट्रोल या डीजल की सब्सिडीज़ हो या और की सब्सिडीज़ हैं उनको कम करने की कोशिश में रही है। अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत महंगा चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत टाइम पहले भी बुक किए गए हैं जो लोअर प्राइसेस पे हैं, और ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स बुक किए गए हैं जो डॉलर में नहीं है। जैसे हम ईरान से जब इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम रुपए में कर रहे हैं। तो हम बेसिकली ये समझे कि आज सरकार जानबूझकर जनता पर ये बोझ डाल रही है। यामिनी जी, क्या मैं सही हूँ? जी, ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के कर रही है, पर सरकार के पास चारा है कि वो उसको कम कर सके। विकल्प है लेकिन उसको विकल्प एक्सरसाइज है, नहीं उसे करना नहीं चाहते कर हैं। एक्सरसाइज कर। स्वामी जी, प्रोफेसर स्वामी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ बोलना सरकार के पास चाहूंगा। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं इस विकल्प को वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं? आखिरकार क्या सरकार प्रदर्शित करना चाहती है? देखिए, मैं अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो कहूँगा, अपनी बात कहूँगा, मेरा कहना यह है कि जो परिस्थितियां हैं वो बार बार अवसर नहीं देती। जो आर्थिक परिवेश था, जो 4-5 साल में आर्थिक परिवेश था कि जो क्रूड के प्राइसेस थे वो बहुत नीचे आ गए थे, $28-30 के आसपास आ गए थे, और वो परिस्थिति ये हमको पता था कि लाइफ जो है वो एक ट्रेड साइकिल है। हर चीज़ जीवन में जो है एक ट्रेड साइकिल को फॉर्म करती है। वो ट्रेड साइकिल का बॉटम फॉर्म हुआ था और ये सब अर्थशास्त्रियों को पता था कि वो ट्रेड साइकिल अपवर्ड जाएगी, और आज वो परिस्थिति में ट्रेड साइकिल अपवर्ड है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जब एक परिस्थितियों ने हम एक अवसर हमको दिया था जहां 1.5-2 लाख करोड़ का एक्सेसिव रिटर्न हमको मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था जी, उस अवसर का उपयोग करके अगर हमारी ग्रोथ बढ़ती, और ये ग्रोथ केवल गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के इन्वेस्टमेंट से ना बढ़ती, ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से बढ़ती, तो हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो टैक्स रेवेन्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए थे कि ये 1.5 लाख करोड़ को ऐड करने के बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो पूरी इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी नेगेटिव होते जा रहे हैं जो हमारे लिए 4 साल पॉजिटिव थे। तो स्वामी जी, अगर मैं समझूं सही तरीके से तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को एक अच्छा मौका मिला, उस अवसर को मोदी सरकार ने गंवाया और आज उसके लिए मार पड़ रही है आम जनता को। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। सप्रा जी। अजय जी, मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूं? बिल्कुल, बताइए।
देखिए, बिल्कुल ठीक अखिल स्वामी जी ने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम थी तो उसके ज़रिए हमारी सरकार को विंडफॉल गेन हुआ है, क्योंकि हमारी दरें कम नहीं हुई, हमने उसका लाभ जनता को नहीं दिया। 12 लाख करोड़ रुपया जो आज सरकार के पास में पिछले 4-4.25 सालों में जमा हुआ है, उसका फायदा कंज्यूमर को क्यों नहीं दे रहे हैं? और फिर आपने पिछले 4 सालों में 12 समय पर आपने सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई है। सेंट्रल एक्साइज 255% बढ़ गई पेट्रोल पे और 455% बढ़ गई डीजल पे। तो आप इसको क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्यों आप जनता की जेब चलिए इसका जवाब खाली हो रही है? बिल्कुल, इसका जवाब के शर्मा जी से लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, ये बताइए, माध्यम नहीं है। जिस नारे पर आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज इतने अच्छे दिन आ चुके हैं कि अब पेट्रोल 90 के पार है महाराष्ट्र में, 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा तो माला पहनाएंगे हम लोग आपको। अजय जी, ऐसा है, देखिए ये एक फेज़ है और इस समय आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है जी, और ख़ासकर जिस ढंग से अमेरिका ने इराक पे प्रतिबंध लगाए, जो सारी चीज़ें तथ्य आपके सामने आप 4-5 दिनों से डिबेट करा रहे हैं, सारी चीज़ें समाचार पत्रों टीवी पर सब जगह है, जाहिर है सब स्तर पर पार्टी को बहाना ढूंढने के सिवाय बोलने दीजिए, मैं वेट पे भी आ जाऊंगा, मैं उस पे भी आ जाऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूँ मित्र। इसमें अमेरिका, ब्राजील, ईरान, तुरान कहां से आ गया इसमें? मैं आ रहा हूं साहब, मैं आपके तरफ आ रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए। अच्छा भदौरिया जी, जरा इनका जवाब सुन लीजिए ना। तो आप इसमें भदौरिया जी, जरा सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है, प्लीज सुनिए। जवाब वो देंगे नहीं, आप कहां उनसे जवाब की आशा कर रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा, आखिरकार जनता ने इन्हें चुना है, जाहिर सी बात है इनका जवाब देने का हक बनता है। प्लीज भदौरिया जी, एक मिनट साहब, एक मिनट उनका जी। शर्मा जी प्लीज बताइए, एक्साइज ड्यूटी बताइए, मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए, आपने जब सरकार संभाली थी जी शर्मा जी, बस एक आंकड़ा शर्मा जी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब आपने सरकार संभाली थी उस वक्त पेट्रोल पर 9 रुपया 60 पैसा एक्साइज ड्यूटी था। आज 2 रुपया जब आपने एक्साइज ड्यूटी कम किया है तब 19 रुपया 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। अब बताइए, जो सवाल उठाया जा रहा है इसमें ईरान, अफगानिस्तान, तेहरान, अमेरिका, चाइना कहां से आ रहा भाई? एक्साइज ड्यूटी तो आप ले रहे हैं, जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा अजय जी, एक चीज और आपने शायद आकलन किया हो जी, तो एक बात और ध्यान रखिए कि जब 2013-14 में और जब पेट्रोल हाइक इतनी ऊपर थी जी, तब जो कांग्रेस की सरकार ने इसे कंट्रोल किया था वो किस तरह कंट्रोल किया था? क्या आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें हम भी लागू किया था, बताइए ना। क्या जो 2009 में मैं बता देता हूं, 2009 में 46,051 करोड़ रोड पे उतरे थे, 46,051 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी। 2010 में 78,000, एक मिनट, 2010 में 78,000। शर्मा जी प्लीज, आपसे सीधा शर्मा जी आप मेरी बात सुनिए ना। नहीं शर्मा जी, मैंने आपसे एक्साइज का सवाल पूछा। 2 लाख करोड़ का तेल खरीद कर पूरे खजाने को शर्मा जी उत्तर दीजिए शर्मा जी, एक मिनट प्लीज। भदौरिया साहब, सप्रा जी, एक मिनट, सीधी बात को कहां घुमा रहे हो शर्मा जी? भदौरिया जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं। शर्मा जी, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है। आप मुझे बात तो कहने नहीं, आप कांग्रेस की बात मत कीजिए ना, कराएंगे तो मैं कैसे बोलूं? शर्मा जी, मैं प्लीज, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा। जब आपने सत्ता संभाली, परिस्थितियां, एक मिनट सुनिए ना, परिस्थितियां अरे आप एक्साइज ज्यादा वसूल रहे हैं, आप एक्साइज ज्यादा वसूल रहे हैं, हाँ या ना? ये बताइए, हाँ या ना? आप एक्साइज ज्यादा वसूल रहे हैं ना? नहीं, आप एक मिनट सुनिए। अरे बताइए तो सही, हाँ या ना? है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी ढंग से सामने है, मेरी बात नहीं सुनेंगे आप? बिल्कुल बेशर्म है बीजेपी के प्रवक्ता, कैसे नहीं बोल रहे हैं? ये एक्साइज 455% कर दिया है डीजल। अरे यार, शर्म का ख्याल नहीं करो, बेशर्म कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठता है चैनल पे। भाषा और शब्दावली का ध्यान रखो अपना। अरे चुप रहो, शर्म करो, खुलेआम नेशनल चैनल पर तुम बोल रहे हो
अरे नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हो। 455% डीजल पर एक्साइज लगी है, 200% एक्साइज पे ज्यादा लगी है। तो शर्मा जी चुप हो जा रहे हैं। पार्टी शर्म बताइए ना, कौन इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है? 100% आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है जब से सरकार आई है, 4 साल में। भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा सप्रा जी और भदौरिया जी, मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, प्लीज हम जरा भाषा की मर्यादा रखें। अमेरिका, इंग्लैंड, सप्रा जी और भदौरिया जी, सापरा बोल रहे हैं क्या? ये सापरा बोल रहे हैं क्या? ये सापरा बोल रहे हैं क्या? बेशर्म शब्द का उपयोग कर रहे हैं सापरा हैं। इसमें भाषा की मर्यादा क्या है? क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? अरे झूठ और प्रोपेगेंडा के माहिर और धोखेबाज और भ्रष्टाचार हमको सिखा रहे हो आप। जिस तरह से हमको आप सिखा रहे हो और आप सबका उपयोग कर रहे हो। जिस तरह से जयंत सिन्हा जाकर के वो लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते, उस तरह से ये के शर्मा के गले में, नरेंद्र मोदी के गले में माला पहनाए। जिस तरह से भारत को अपमानित कर रहे हैं, पार्टी परेशान हो रही है, पेट्रोल के दाम अगर जनता की आप सेवा नहीं कर सकते, जनता भी आपको 2019 में सेवा मुक्त कर देगी। रास्ते पर बोल मैं आग्रह करूं आप सबसे आइए इस मुद्दे पर बहस करते हैं, प्लीज सप्रा जी, शर्मा जी, भदौरिया जी, किसी भी बहुत विनम्र आग्रह है, कृपा करके मुद्दे पर रहे, प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं आप सबसे भदौरिया जी प्लीज भदौरिया जी मेरी आवाज सुनिए प्लीज। आइए जरा मुद्दे पर बहस करते हैं। अरे सर, शर्मा जी मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार कब तक अपनी बेबसी सामने रखेगी? जब तक क्या पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो जाए, क्या तब तक हम चुप्पी साधे रहें? अगर आप कहते हैं हाँ तो बिल्कुल यही होगा। अजय जी, पहली बात तो ये जान लें, पहले मेरे ये इन लोग को शांत कर दे तो मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात रखूं। जी प्लीज बताइए। पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई बेबसी नहीं है जी, नंबर 1। नंबर 2, हम देश की जनता के संवेदनाओं के साथ हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारे स्थितियों को हम उस पर चिंतन भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। हम देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम भी उठाएंगे, उठा भी रहे हैं और उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। ये एक फेज है, इस फेज के समय हम जनता के सामने स्पष्ट रूप से सामने आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और एक बार फिर आपके सामने आज की बड़ी जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है वो आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आज आम आदमी को रुला दे रही हैं। इस तेल के खेल में आम जनता का तेल बाहर निकल रहा है, लेकिन राजनीतिक बहस इस पर एक अलग दिशा में हमेशा दिखाई दे रही है। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी, चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, यामिनी अग्रवाल जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री। इससे पहले कि मैं राजनीतिक बहस शुरू करूं, यामिनी जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये बताइए इस मौजूदा परिवेश में कोई रास्ता है जिसके जरिए आम जनता को राहत मिल सकती है, या हम जो सरकार कहती है उसके हिसाब से चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, जो भी कीमत हो उसे अदा करते रहें? जी, देखा जाए तो सरकार के पास विकल्प है। सरकार जो है जितना उसने अभी जीएसटी की कलेक्शन से लिया है या अभी जितने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं, उसके पास काफ़ी टैक्सेस हैं जिनको वो सब्सिडी के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और जो है टैक्सेस को कम करके पेट्रोल के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस में राहत दिला सकती है, और ख़ास तौर पे डीजल की प्राइसेस पे भी राहत दिला सकती है जिसके दायरे में है वो। अगर वो ये नहीं करती है तो ये इसका सबसे सीधा असर जो है इन्फ्लेशन या महंगाई के दर पे पड़ेगा, जो ज़्यादा बड़ी मार होगी गरीबों पे, जो पेट्रोल नहीं भी इस्तेमाल करते उनके लिए भी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ कही। इससे पहले कि शर्मा जी मैं आपके पास आऊँ, प्रोफेसर स्वामी आपको क्या लगता है, क्या है आगे का रास्ता? देखिए, मेरा तो विचार ये है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमें यह देखना है कि एक कंसेप्ट है अर्थशास्त्र का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अमीर आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है और गरीब आदमी है जी। हमें क्रय शक्ति लोगों की बढ़ानी है, और सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल की मार पड़ी है, और ख़ास तौर पर जो डीजल की मार पड़ी है वो कमज़ोर वर्ग पे पड़ी है, वो किसान पे पड़ी है, वो मजदूर पे पड़ी है, जो कम कमाता है और उसकी ज़्यादा अगर कमाई पेट्रोल डीजल में खर्च हो जाती है या उसका जो उत्पादक का मूल्य है वो उसको नहीं मिलता और उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। और जब उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है तो इंडस्ट्री भी उसमें सफ़र करती है, और इंडस्ट्री सफ़र करती है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन जो है कम होता है। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि अगर अर्थव्यवस्था को आपको जोश देना है, उसे अगर मजबूती देनी है, तो ये जो कमज़ोर वर्ग है, ये जो
किसान वर्ग है, ये जो बेरोजगार वर्ग है, ये जो छोटा वर्ग है, इसकी अगर क्रय शक्ति को आप बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, टैक्स भी आपका बढ़ेगा और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। शर्मा जी, अब बुनियादी सवाल आपके पास, जिस किसान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, उस किसान की जिंदगी आज मुहाल है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वो खेती कैसे करे? वो अपने फसलों में पानी कहां से पटाए? क्या वो सिर्फ बारिश का इंतजार करे? कैसे आम आदमी अपने जीवन का गुजारा करेगा, बताइए जरा। आप कहते हैं ये टेम्पररी फेज है। नहीं अजय जी, आप इसको बिल्कुल सही, अभी जो अपने अर्थशास्त्री जो हैं महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और बिल्कुल सही बात बोली, और यही इस सरकार का कंसेप्ट है, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना। हमने किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन लेकर आए, उसके अंतर्गत हमने उनका उत्पादन का 1.5 गुना मूल्य वृद्धि किया। आज जो सिंचाई के संसाधन हैं उनको बढ़ाने के लिए उसमें जो है बहुत सारा सोलर एनर्जी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, और उसमें जो कुछ एथेनॉल मिक्स करके तमाम तरह की चीज़ों पर हम प्रयासरत हैं। लेकिन मैं इससे आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इस पर भी हम विचार, इसकी कीमत पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम इसकी कीमत पर भी विचार कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी कीमत पर हम जनता तो कब तक विचार करेंगे? जब किसान की कमर टूट जाएगी, सरकार पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, कहां से वो पानी पटाए, कहां से अपना सामान लेकर बाजार पहुंचे? उसके बाजार में ढुलाई की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, आप कैसे उस किसान की बचाने की बात कर रहे हैं? जी अभी मुझे अजय जी आप सुनिए तो हम थोड़ा सा समय तो दीजिए मुझे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज भी खुदरा महंगाई दर, क्या समय दें? आप डीजल पेट्रोल की बात ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बात बता रहे हो। नंबर 2, हम जो है विचार करके सारी चीजें जो है जनता को हम राहत दिलाने के लिए, अभी राज्य सरकारों ने एक दो राज्यों ने वेट कम किया है, एक दो राज्यों ने वो कम किया है आगे, और राज्य भी उस पर विचार कर रहे हैं। आगे जीएसटी की 28 तारीख को बैठक होने वाली है, 28 तारीख की बैठक में भी विचार। भदौड़िया जी प्लीज बताइए, मुझे लगता है कि शर्मा जी पूरे मामले से बचाते निकल रहे हैं। भदौड़िया जी, चप्पल, कपड़ा, मोजा, घोड़ा, गाड़ी सब हम जनता के बीच है, हम जनता के बीच झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के बीच आए हैं जनता को सारी चीजें बताने के लिए। हम जो है जनता का पैसा लेकर जनता की बात करते नहीं होना चाहते, हम बंगला सवारने वाले नहीं। जनता के बीच है, जनता को सफाई दे रहे हैं, जनता के सामने सच बोलते हैं, ये बीजेपी का कहना है। सपरा जी, जीएसटी बंगला सवारने वालों पैसा कहां चला गया जो जनता से फिर भी लूटोगे? देखिए अजय जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खुलेआम झूठ बोलती है, ये मैं बताना चाहता हूं। आपको याद होगा 2013 में, अरे सुनिए शांत रहिए थोड़ा, मैं फैक्ट बता रहा हूं अरुण जेटली जी का ही, कि 2013 में अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट थी कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस $90 प्रति बैरल रहती है तो पेट्रोल का दाम 50 रुपए तक आना चाहिए। ये अरुण जेटली जी की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो आज तो $73 प्रति बैरल है, तो फिर कितना कम होना चाहिए? आज अरुण जेटली जी क्यों चुप बैठे हैं? फिर इनके राजस्थान के मंत्री राजकुमार रेणुआ कल क्या कहते हैं? राजकुमार रेणुआ क्या कहते हैं कि जनता को अपना रोज का करने वाला खर्च जो है वो कम करना चाहिए। अब ये इतनी इनसेंसिटिव सरकार हो गई है, इनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, ये जनता को नसीहत दे रहे हैं, एक पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, और जनता को नसीहत देते हैं कि आप अपने खर्चे कम करिए। अरे मैदान में आइए भाई, मैदान में जनता आपको ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए एमपी कहीं सड़क पे नहीं दिखा। राजीव रंजन जी, 28 तारीख को जीएसटी की बैठक है काउंसिल की, क्या आपकी पार्टी इस बात पर जवाब डालेगी कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को ले आया जाए? राजीव रंजन जी, क्या जेडीयू अपनी भूमिका निभाएगा इसमें? इसको जो लोग बोल रहे हैं, कोई एक आदमी एक वक्त में भुगतना पड़ रहा उपचुनाव में आपने देख लिया है, अब 2019 के चुनाव में भी आपको दिखेगा। राजीव रंजन जी, फायर टाइप का जो हिसाब है ना जी, इस तरह से आपके पैनल में तो बहस कभी नहीं होती है। मैं समझता हूं बाकी पैनलिस्ट कम से कम अपनी बारी का इंतजार करें। देखिए एक बात तय है जी, ये केवल नारेबाजी करने से रैपिड फायर जो है ये गुस्सा है जनता का। ये
ये भाग नफाखोरों है। के साथ जेडीयू भी पार्टनर है, तो नफाखोरी का अरे आरोप आप जो है मुझे वो पहले जेडीयू बात तो पर भी करने लगता है, दीजिए। आप बीजेपी के लगातार साथ-साथ। बकते क्यों रहते हैं? सापरा साहब आपके साथ बड़ी हाँ, आप मेरा ये जो- समय ये इन्हीं जो को वजह 12 लाख करोड़ सपरा की जी, नफाखोरी सपरा जी, कर रही एक ना मिनट, बीजेपी, सपरा जी, एक मिनट, उसमें प्लीज, जेडीयू जरा भी राजीव भागीदार रंजन की है। बात सुन लेते हैं, आप प्लीज। कहाँ के प्रोटेस्ट सपरा कर जी, रहे अरे हैं? भाई सपरा जी, ऐसे बहस मत नफाखोरी में कीजिए। आप बराबर के सपरा जी, भागीदार हैं। ज्यादा मेरे आप गले हैं में रामविलास ताकत। सपरा जी, पासवान प्लीज। हैं, चुप रहिए। सभी सपरा एनडीए जी, के अलायंस सपरा जी, पार्टनर जो आग्रह हैं, है, सपरा साहब, आग्रह है आप चुप आपसे, रहिए। प्लीज भागीदार एक मिनट, जरा राजीव आप रंजन चुप जी की नहीं बात सुन सकते। लीजिए प्लीज। सपरा जी, एक कैसे मिनट, एक एकदम मिनट। अनुशासनहीनता जी, की राजीव जी, प्लीज पराकाष्ठा पर बताइए आप साहब। हैं। नहीं, मैंने तो इतना ही कहा कि नफाखोरी में भागीदार है, देखिए, तो क्यों सबसे नाराज पहले हो रहे मैंने हैं? ये आप तो कहा। पार्टनर है ना, बोलिए। हाँ, बिल्कुल बोल रहे जरूर हैं, तो सोचना सपरा जी पड़ेगा। सुनिए ना जरा क्या कह रहे हैं। जी राजीव जी, अरे मुझे अपनी बात तो करने दीजिए पहले, नहीं तो 1 to 1 कर लीजिए ना, अजय कुमार जी से 1 to 1 बहस कर लीजिए। अच्छा, पर ये भी देखिए, मानिए सबसे ना पहली कि बात है, नफाखोरी में आप भागीदार हैं। हमारा ये मानना है कि एक वैट का मामला है। आपके जैसे घटिया तरीके से मैं बहस नहीं कर सकता हूं, मैं चुप हो जाऊंगा और पूरी बात आप करते रहिए। अच्छा आप चलिए अपनी बारी का राजीव जी, इंतजार नाराज कीजिए। मत इतना होइए, धैर्य नहीं कह है। रहा हूं कि मैं नाराज आपका होने पोल में आप खोलने भागीदार नहीं हैं, जा रहा हूं। मत होइए, प्लीज आइए अपनी बात क्यों हो रहे कहिए। हैं? सपरा जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जरा सुनिए तो सही राजीव जी क्या कह रहे हैं। जी राजीव जी, प्लीज देखिए, बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आज देश में ये एक बड़ा सवाल है, कोई एक स्टेट 1 रुपए कर देगा वैट में कम, या कोई एक आंशिक कोई संशोधन हो जाए जी। ये सेंट्रल एक्साइज की दरों का, वो समाधान नहीं होगा। देखिए, दो बातें बहुत क्लियर है। एक तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, बायोमेडिकल, ये बायोफ्यूल और या तमाम ऐसी चीज़ें, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। मीडियम टर्म में भी कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि राज्यों को जो वैट से मिलने वाली राशि है, वो कांग्रेस की सरकारें भी है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन अपने राज्यों में वैट क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? हमारा ये मानना है कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझना होगा कि वैट के जरिए राज्यों के पास जो संसाधनों का अभाव है, जो राशि आती है उसका आकलन करके ये जीएसटी एम्बिट में लाने के पहले उसका रास्ता जरूर निकालना चाहिए, और इसको जीएसटी एम्बिट में लाने के लिए हमारी पार्टी सहयोग कर सकती है, और अन्य पार्टियों को भी राज्यों के क्षति का आकलन करके राज्यों को उसका चलिए, लाभ तो मैं मिले, अगर आपकी और बात उस दिशा सही में इस समझूं, बात को चलिए आप आगे बढ़ाइए। राजीव जी, अगर मैं आपकी सेंट्रल मोटी एक्साइज बात का निकालूं, केंद्र आपकी को पार्टी उदारता इस के साथ पक्ष आगे में आना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी जी। के तहत लाना चाहिए, क्या मैं सही हूं? जी हाँ, लेकिन राज्यों को नहीं बिल्कुल ठीक है। राज्यों चलिए, का जो अब शर्मा जी, मैं हिस्सा आपसे है, समझना चाहता हूं, रोक हमारा कौन राजा क्या शर्मा जी, ये कहना है, बताइए। राज्यों के संसाधन 22 में राज्यों में आपकी वैट का सरकार है। योगदान बहुत क्या बड़ा है? है। शर्मा जी, के शर्मा जी, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है जी, या फिर आपकी गठबंधन की सरकारें हैं? 22 जगह आप हैं, केंद्र में आप हैं, कौन अगर रोक रहा है लेकिन जीएसटी कुछ काउंसिल नहीं में है, इस पूरे तो मामले को, सापरा साहब अपने दोनों इस पूरे मामले को दोनों सामने तीनों लाने में राज्यों का कौन ऐलान रास्ता करके में नहीं सबसे बल्कि बड़ा रोड़ा है? नहीं। बताइए जरा। जी सुनिए, आपने जीएसटी काउंसिल की अभी तक लगभग 40 बैठक हो चुकी है जी, आपने अनुभव किया होगा, सारे बैठक जितने भी हुए, जितने भी उस निर्णय लिए गए हैं, सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, और सर्व एक भी में भी डिफरेंसेस नहीं है किसी भी बैठक में, सारे निर्णय सर्वसम्मति से हैं। हम निश्चित तौर से ये कह रहे हैं, राज्य उसमें अभी बैठक में आएंगे, सारे राज्य अपना विषय रखेंगे, और हम समझते हैं यदि सर्वानुमति बनती है और सभी राज्य इसको चाहते हैं, उसमें कांग्रेस भी है, केरला की कम्युनिस्ट की भी सरकार है, सब है, यदि सबकी सर्वानुमति बनती है तो जीएसटी में के अंतर्गत आएगा। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है? बिल्कुल ला सकते हैं, मैं आपसे लाएंगे ही। पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख नहीं, है? हमने तो- जीएसटी के अंदर आना हमने चाहिए, कहा हाँ या है, ना? सीधे हमने बताइए। कहा है जीएसटी की बिल्कुल एकदम मैं कह रहा हूं, जीएसटी की बैठक होने दीजिए, जीएसटी की बैठक में सभी राज्य अपना पक्ष रखेंगे, आप नहीं सब बता रहे राज्य हैं, की सर्वानुमति आप नहीं बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बीजेपी का क्या मत है इस क्यों पर? बीजेपी क्या चाहती है? मैं कह रहा हूं ना सर, अरे सर, मैं आप अरे हाँ या ना क्यों में नहीं, उत्तर दीजिए हम ना। तो कह रहे हैं कि उसमें सर्वानुमति सभी राज्यों के हित जुड़े हुए हैं। आज हम वो कांग्रेसी नहीं है ना अजय जी कि हम जो है अंदर तो कुछ बोले और बाहर निकल के विरोध करें। जी यही जीएसटी में सारे निर्णय में ये अंदर सर्वानुमति करते हैं, सपरा जी, और बाहर निकल के सपरा जी, शर्मा जी का आश्वासन है वो जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल में विरोध नहीं करेंगे। शर्मा जी, तो फिर अब तो जीएसटी में हो जाना चाहिए ना। आप बाहर जो चिल्ला रहे हैं, आप जो बाहर चिल्ला रहे हैं, अंदर भी आप कहिए ना, अंदर भी कहिए।
आप आकर के गब्बर सिंह टैक्स देखिए, बताएंगे और अंदर सर्वानुमति नहीं, करेंगे। अगर ये कैसे चलेगा? अगर इनका जीएसटी, सुनिए ना, अरे भाई गब्बर सिंह जी सुन लीजिए, गब्बर सिंह सुन लीजिए हमारी भी। देखिए आपका राज्य 22 राज्यों में है, आप सत्ता में है, आप प्रपोज करिए, हम सब मदद करेंगे। अरे गब्बर सिंह सुनिए ना, हमारी नहीं है। अरे गब्बर सिंह जी सुनिए तो सही यार, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है कि एक तो गब्बर सिंह टैक्स भी लगाते हैं, खुद गब्बर सिंह बन के जनता पर धोस भी जमाते हैं, फिर विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, पार्लियामेंट में भी नहीं सुनते हैं और टीवी चैनल पर भी नहीं सुनते हैं। आप विपक्ष की बात सुनिए ना, आप प्रपोज करिए, हम सब आपके साथ हैं, हम मदद करते ना। ये अरे ये जो टीम है ना, गब्बर सिंह और गब्बर सिंह के साथी जो हैं, ये सब मिलकर के प्रपोज करें और जीएसटी के तहत लाए, ये मामला खत्म करें। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? रोज की चर्चा क्यों? सप्रा जी, आपके पास बहुत कम राज्य हैं जिसमें आपकी सरकार है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जीएसटी के भीतर आना चाहिए या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी तो कई मंच पर कह चुके हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं कि इसको जीएसटी में लाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इनकी सरकार है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, ये जीएसटी की काउंसिल में लाएं, चर्चा करें और इसको पारित करें। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इन्होंने किया? पिछले 1 साल में एक बार भी इन्होंने ये चर्चा क्यों नहीं लाई जीएसटी काउंसिल के अंदर कि भाई इसको जीएसटी के एम्बिट में पेट्रोल और डीजल के भाव को लाना चाहिए? अरे इनके दिल में चोर है, ये बोलते नहीं है, ये नफाखोरी करते हैं। नफा जो हुआ देश को, नफे को लेकर भदौरिया जी, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। भदौरिया जी, नफाखोरी छोड़िए। भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड रख रही है? आपने जो नफाखोरी की है, अनुराग भदौरिया जी, नफाखोरी से जनता को कुछ फायदा तो दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी, करोड़ रुपया जो सरकार ने जमा किया है एक्साइज के माध्यम से, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे? अनुराग भदौरिया जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये खजाना नहीं लूटा है हमने, छोड़िए, ये 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, ये आपका भ्रष्टाचार, हमारा नहीं है। छोड़िए, अरे तड़ीपार, आपकी आवाज पूरी आ रही है साहब, बताइए अनुराग जी। राष्ट्रीय चैनल पर तड़ीपार के साथी जो है इसी तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। उन्होंने जो बोला ना गब्बर सिंह तो कम है, उनका नाम होना चाहिए मोगेम्बो। अरे आप जनता को तकलीफ दी, मोगेम्बो खुश हुआ। ये मोगेम्बो है, ये जनता को तकलीफ देकर खुशी महसूस करते हैं। ये सोचते हैं जनता को कैसे परेशान किया जाए, जनता को परेशान करने के लिए रिसर्च करते हैं। सबसे पहले नोटबंदी की, चलो जनता परेशान हुई, उसके बाद नोटबंदी से भी इनका पेट नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, चलो जनता परेशान हुई, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है, जीएसटी लगा देते हैं। जनता परेशान कैसे हो इसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी वाले रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद एक एक फार्मूला लाते हैं और जनता के ऊपर थोप देते हैं। इन्होंने जनता को परेशान किया, नोटबंदी से, जीएसटी से, डीजल पेट्रोल से जनता को परेशान करने के लिए रिसर्च करते हैं कैसे जनता खुश नहीं रह सकती। अगर खुश हो जाएगी इनको चिंता हो जाती है, जनता कैसे खुश है, इसको परेशान कैसे करना है, फिर नई नई चीजें लेके आते हैं। इसलिए कहना चाहिए मोगेम्बो खुश हुआ, ये मोगेम्बो है, इनको गब्बर सिंह मत बोलो, मोगेम्बो बोलो। ये जनता को परेशान करके खुश होते हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ मजाक करते हो, जनता को धोखा देते हो। जनता ऐसा शराब देगी कि 40 साल तक क्या 80 साल तक नहीं आओगे सत्ता में लौट के। जनता को जिसने धोखा दिया है, जनता ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2019 में जनता आपको दिखाएगी। अभी आपको गोरखपुर में सीएम को हराया, आपका डिप्टी सीएम को हराया, फूलपुर में, नूरपुर में, अभी कैराना में सीएम को हराया, नूरपुर हराया। पेट्रोल और डीजल पे वापस आते हैं, पेट्रोल और डीजल पे वापस आते हैं। आप सबसे आग्रह है एक बार फिर इस चर्चा को जरा मैं वापस लाने की कोशिश करूं। तो यामिनी जी, अगर मैं सही समझूं, सरकार के पास एक विकल्प है एक्साइज ड्यूटी कम करने का, लेकिन शायद सरकार उसे अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अगर जीएसटी काउंसिल में इस पर बात हो जाए और जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को ला दिया जाए, कितना फायदा होगा आम जनता को? यामिनी जी। देखिए, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में 55% तक का टैक्स लग रहा है, 55% के आसपास। अगर जीएसटी के दर के अंदर आता है तो 28% सबसे हाईएस्ट स्लैब है, और अगर सेस भी लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं बैठेगा, तो वो 55% से काफ़ी कम आने की उम्मीद है।
सरकार के पास विकल्प है, क्योंकि 22 राज्यों में इनकी सरकार है, तो जीएसटी काउंसिल में ये पारित कर सकते हैं। अगर कांग्रेस भी चाहे तो, क्योंकि शर्मा जी कांग्रेस सुन लीजिए क्या बोल रही है मैडम, जरा सुनिए ध्यान लगा के। शर्मा जी नोट करिए, कॉपी किताब लाए तो नोट करिए। शर्मा जी एक मिनट, यामिनी जी प्लीज, कांग्रेस के पास अपनी भी पार्टी मीटिंग विकल्प में है कि बताइएगा वो क्या क्या किसी राज्य में हो नहीं, आप बीच में क्यों बोलते हो? न 13 में, न 3 में, न 3 में, न 13 में, एक राज्य में थे, वहां से भी जनता ने बाहर कर दिया है। तो आप तो नोट कर लीजिए। आइए यामिनी जी को बोलने का एक मौका तो दे प्लीज। कैसे आप कुछ कम कर सकते हैं, हम देख लेंगे, हमें क्या कुछ सीख के जाइए, मैडम से कुछ सीखिए। अच्छा भदौरिया जी प्लीज एक मिनट सर, अपना झोला लेके अभी जनता के बीच रहिए, ये हमें जनता की सेवा करनी है, हम करेंगे। अच्छा प्लीज एक मिनट यामिनी जी, प्लीज आप अपनी बात प्लीज। ये डमरू बजाने से काम नहीं चलेगा। जी यामिनी जी, अगर जीएसटी काउंसिल में भी देखें तो जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें जो हैं कोशिश कर सकती हैं कि इसे जीएसटी के अंदर लाएं और पेट्रोलियम के दाम जो है कम किए जाएं। एक और विकल्प जो मैं पहले से कह रही हूँ वो ये है कि जीएसटी के द्वारा जितना पैसा इन्होंने काफ़ी पैसा अक्यूमुलेट किया है और रेवेन्यूज एस्टिमेट से ज़्यादा ही बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके पास अभी पैसे हैं जिसको वो सब्सिडी के तरह पेट्रोल में दे सकते हैं। तो अगर जीएसटी में नहीं भी लाते, उसके दौरान अगर इन्हें टैक्सेस कम करने पड़ते हैं तो वो इतना राज्य घाटा नहीं होगा जो जीएसटी ने पूरा नहीं किया होगा। तो इनके पास विकल्प है कि वो जो है उसको पूरी तरीके से निभाएं। एक और चीज़ ज़रूरी है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे देशों के साथ करें जिससे हमें एक पर्टिकुलर रेट पे पेट्रोल मिले और हमारी आगे की आने वाली समस्याएं दूर हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे रुक जाए। जहाँ पे भी ओपेक ने डिसाइड किया है कि वो सप्लाईज कम करेगी और बाकी के देशों ने ये कहा है कि वो जो है सप्लाईज को कम करके रखेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस आगे आने वाले समय में बढ़ने की ही उम्मीद है, घटने की उम्मीद नहीं है। तो ये मान लेना कि ये एक सिर्फ छोटा सा फेज है जिसको अभी निकल जाएगा 1, 2, 3 महीने में, ऐसा नहीं है। और एक और चीज देखी गई है जी, यामिनी जी मुझे लगता है कि अब मुझे जरा स्पेस देना पड़ेगा जी। जरा जाके शर्मा जी कुछ नोट किया कि नहीं आपने? शर्मा जी बहुत सारे आक्षेप आपके ऊपर, के शर्मा जी। नहीं अजय जी देखिए, शर्मा जी ये का दिमाग कांग्रेस काम और नहीं कर रहा है, समाजवादी पार्टियों को क्या है, इनको तो प्रोपोगंडा करना है, झूठ बोलना है, हल्ला करना है, हिंसा करना है, जो कल करके दिखाया इन्होंने। अच्छा, और लोगों की बसें तोड़ना है, ये सब ये कर्म कर रहे हैं। लेकिन इनको हमको जनता के बीच हमको, अरे भैया जब जाओगे वहाँ पेट्रोल डीजल खरीदने तो सेवा करना है, जनता को से जो भी अभी जनता की सेवा है कि जनता को मौत के मुंह में सुला रहे हो, जनता के साथ धोखा दे रहे हो, डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी करके महंगाई इतनी बढ़ गई है, जनता की सेवा है, बिल्कुल जनता की सेवा कर रहे हो आप। शर्मा जी इस विचार विमर्श का नतीजा दिख नहीं रहा है। बेरोजगार बेरोजगारी शर्मा जी ये सारी सेवा, शर्मा जी बात गले के नीचे उतर नहीं रही। कांग्रेस को मुबारक हो, इनको जनता जवाब देती रहेगी, हम जनता के बीच काम करते रहेंगे। चलिए मुझे लगता है एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक आखिरी टिप्पणी प्रोफेसर स्वामी। देखिए मेरा निवेदन यह है, मैं एक शिक्षक हूँ, बड़े राजनीतिज्ञ हमारे पैनल में हैं जी। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है स्वामी जी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ लोग सत्ता में थे, कुछ सत्ता में हैं, सत्ता में आएंगे, लेकिन ये जो स्थिति है ये जनता परेशान है, गरीब जनता परेशान है, जो निम्न मध्यम वर्ग है वो परेशान है। उनकी परेशानियों को समझिए। आपसी युद्ध का समय नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, और जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, वो दर्द में है, उसके दर्द को समझिए और उसका समाधान ढूंढिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर प्रोफेसर स्वामी कही, और यही बुनियादी बात है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है। क्या आम जनता महंगाई के बोझ को वाकई में उठा पाएगी? शायद नहीं। सरकार को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन चुप्पी साधे है फिलहाल सरकार। इस बहस में हम सबके लिए शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन पर खबरें अभी जारी। का आरोप लगा